अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत पर जो इंटरनेशनल दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एक जानिब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा है कि हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात में कोई संजीदा नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके भी शुरू होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बशारत राजा साहब और सलमान अनीस साहब, और उमर दराज गोंदल और मोहम्मद इमरान हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। बशारत राजा, आपकी तरफ आएंगे। जबान ज़द आम है कि रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट के बाद इंटरव्यू भी उनका आ गया है। हुकूमत बज़ाहिर तो ये कहती है कि किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन जब के सागदार और दीगर अगर हुकूमती नुमाइंदों की बात की जाए तो उससे ये महसूस होता है कि हुकूमत अभी भी प्रेशर में है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत कितना प्रेशर हैंडल कर पाएगी? बहुत शुक्रिया इमार। देखिए, ये जो आपने बात की रिचर्ड ग्रैनल के उसका वीडियो आने के बाद जो इंटरव्यू हुआ, पहले तो बात ट्वीट तक थी ना, घंटे बाद, 2 घंटे, 6 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद एक ट्वीट करता था। लेकिन आप देखें कि इस वक्त तक रिचर्ड ग्रैनल के किसी भी ट्वीट का कोई हुकूमती शख्सियत ने जवाब नहीं दिया, और ना ही उसका इंटरव्यू आने के बाद किसी हुकूमती शख्सियत ने जवाब नहीं दिया। असल मामला क्या है? मामला यह है कि अमेरिका के सामने हम तो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो तो कहते हैं ना कि पल्ले नहीं देला तक कर दी ने मेला मेला। हम उस जोगे ही नहीं है कि हम वहाँ उनके सामने खड़े हो जाए। आज भी अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई ना यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात की, ना अमेरिका के हवाले से बात की, और ना बरतानिया के हवाले से बात की। उन्होंने सिर्फ लताड़ा किसे? तहरीक इंसाफ को, इसके अलावा किसी को नहीं लताड़ा। ये जो इसहाक डार साहब की बात कर रहे हैं, इसहाक डार साहब जब वो पार्लियामेंट में, सेनेट में खड़े होकर जब उन्होंने पहले दिन तकरीर की थी, तो उनके जो इस्लामाबाद का इस वक्त जो मौसम है ना वो बड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन उनके माथे पर पसीने थे। वो पता नहीं सर्द पसीने थे या गर्म पसीने थे, लेकिन पसीना ज़रूर था उन पर। अभी जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ उसमें भी इसहाक डार साहब ने जाकर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम थी मुज़ाकराती, उनको उनके लते लिए, जी आप जो है यूरोपीय यूनियन से फलां जगह से प्रेशराइज करवा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी 26 नवंबर करें आप, 9 मई करें आप, केसेस बनाए आप हम पर, और ये कहें कि हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी जो सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल, हम अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते। हम IMF के मुताज हैं ना जी। ख्वाजा आसिफ साहब के उस बयान को लेकर, जो ख्वाजा साहब तकरीर जो मुझसे ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जब आपको याद होगा कि जब रजीम चेंज हो रही थी, जब सारा मामला हो रहा था, तो ख्वाजा आसिफ साहब के दाएं तरफ ख्वाजा साद रफीक खड़े थे, उनके साथ शेख खाकान अब्बासी खड़े थे। तो इन्होंने खुद कहा था ये जो वेंटिलेटर लगा हुआ है, ये जो है ये उतर जाएं तो हम 1 मिनट नहीं रह सकते, हम बिल्कुल उनके बैसाखियों के सारे। तो ये सारा क्या सीन था फिर? ये सब क्या था? ये बात दुरुस्त है कि हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। और इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, उस ना सिर्फ हमारी हुकूमत बल्कि हमारी असल हुकूमत जो भी है, हाँ जी। मैं फॉर्म 47 की बात नहीं कर रहा, इन बेचारों के पास क्या जी फॉर्म 47 के पास। लेकिन बशार साहब, राना साहब तो कहते हैं हम किसी दबाव में नहीं है। सलमान अली साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी कि 9 मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद मशीद बराए स्पेशल मिशन है रिचर्ड ग्रैनल, उन्होंने पहले भी हैशटैग चलाए हैं ट्विटर पर, और अब उनका जो इंटरव्यू है वो ये बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कहा है कि जो साबिक वज़ीर आज़म उनको रिहा करना चाहिए। क्या समझते हैं हुकूमत इस इंटरव्यू को कितना संजीदा ले रही है, और क्या ये एक महज इंटरव्यू है या फिर दबे लफ्जों में एक बड़ा पैगाम? देखिए जी, आज जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसके अंदर तो उन्होंने जो सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन ट्रंप एंड इमरान खान साहब वो ड्रॉ की हैं, और उन्होंने कहा कि ये एक बिल्कुल गैर सियासी जो है लोग थे, दोनों ट्रंप भी और इमरान खान भी। और जब ये सियासत में आए हैं तो जो रिवायती सियासतदान हैं उन्होंने उनका मुहासरा करके उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला है। नाउ दे हैव गेन्ड पावर बैक अगेन इन अमेरिका। देखते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। तो कुछ तो उन्होंने सिमिलैरिटीज़ ड्रॉ की हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखें जो उनका पोर्टफोलियो है अभी तक तो वो डेजिग्नेटेड हैं। जब वो गवर्नमेंट में आएंगे और उसके बाद उनकी बात सुनी जाएगी तब देखेंगे कि कितना वजन उसके अंदर है। अभी तो ये सरकारी तौर पे कोई ऐसी चीज़ कम्युनिकेट नहीं हुई, ज़ाहिर है ये उनकी ज़ाती राय है। एंड बीइंग अ फ्री मैन आई थिंक वो ये बयान दे सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इमरान खान के थ्रू वो जो पॉपुलैरिटी और फेम इंजॉय कर रहे हैं, शायद इस वजह से उनकी भी बयानबाजी थोड़ी तेज़ हुई है, क्योंकि इससे पहले जो उनका रोल रहा है डिफेंस के डायरेक्टर के हिसाब से या बाकी जो उनके जो साबका क्रेडेंशियल्स थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। वो लाइम लाइट में आने वाले नहीं थे, वो बड़े सीक्रेटिव ज़ाहिर है वो डायरेक्टर थे डिफेंस में। तो
ही हैड अ डिफरेंट प्रोफाइल ऑल टुगेदर। सो ये जो अब एक दफ़ा वो ट्रंप के साथ अटैच होके जिस तरह उनको लाइमलाइट मिली है, आई एम श्योर ही मस्ट बी एंजॉइंग इट, और इसी वजह से उनकी बयानबाजी में थोड़ी सी तेज़ी आई है। जो जहाँ तक बात है आपकी कि पाकिस्तानी हुकूमत इसको कितना सीरियसली लेती है या नहीं लेगी, देखें ऐसी कौन सी नई चीज़ है जो अमेरिकन हमें बता सकते हैं या वो कहेंगे तो हम करेंगे। जो मुज़ाकरात की बात है वो ऑलरेडी चल रही है, द गवर्नमेंट इज़ वेरी मच देयर। जो पीटीआई है उनकी तरफ से भी अब थोड़ी बहुत जो पेशरफ्त है वो सामने हुई है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो सामने आ रही हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो अमेरिका आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है जो हम ऑलरेडी नहीं कर रहे? गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी ट्राइंग कि किसी तरीके से चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या जो सिविल नाफरमानी की बात है इसको डिफ्यूज़ किया जाए और खान साहब को एक बैठ के टेबल टॉक के ऊपर आमादा किया जाए, और फिर यहाँ से जो सियासत का, पाकिस्तानी सियासत का जो पूरा एक प्रोसेस है उसको आगे लेके चलें। आखिर के अंदर इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये कि पीटीआई वाले हमारे दोस्त जो है ना वो बेचारे तजब्जुब का शिकार ही रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मिठाइयाँ खानी है नहीं खानी है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये जो अमेरिका का बयान है ये रिचर्ड ग्रैनल का, पीटीआई की मेरा ख्याल है आधी की आदत को खुद समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ उन्होंने जो है ना वो इससे किनारा करना है या इस पर सहारा करना है। तो जो अभी उनकी अपनी पार्टी पॉलिसी है उसका भी वजह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें फ़ौरन मुदाखलत अब हो या माजी में थी, इसकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर ना उसकी स्पेस है ना वो उसकी इजाज़त दे सकते हैं, एटलीस्ट खुलेआम तो उसको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सब इससे किनारा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह है कि उनकी ना में भी इनकी हाँ है। दिल तो इनका खुश हो रहा है कि देखा प्रेशर बन रहा है अमेरिका की तरफ से, एक ग्रुप जो है वो उठ रहा है जो खान साहब की आज़ादी के लिए और आज़ादी इज़हार राय के ऊपर काम करना चाहता है। इमरान आपकी जानिब आएंगे, आप बताइएगा कि सिविल नाफरमानी की कॉल भी जारी है और इंटरनेशनल प्रेशर के बादल भी सर पर मंडराल रहे हैं। क्या समझते हैं हुकूमत इंटरनेशनल प्रेशर से ज्यादा परेशान है या फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक से? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो अभी भी कह रहे हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। इससे जो मिलते जुलते जुमले हैं या जिनको ऐसे लगता है कि इमरान खान की स्टैंडिंग कमज़ोर हुई है या उसके साथ कोई इंटरनेशनल जो हिमायत है वो नहीं है या फिर वो उसने अवाम की हिमायत खो दी है, तो ये लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। 2 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की अवाम हो या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, बारहा हर मौके पे दोनों तरफ से ये बावर कराया गया है कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज हैं, इंटरनेशनल पार्ट्स जो हैं, वो भी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा वो साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान में जो आईनी खिलाफ वर्जियां हुई हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, लोगों के घरों पर रेड किए गए हैं, लोगों की खवातीन को हिरासा किया गया है और कम उम्र बच्चों के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं। लोगों के घर जब रेड किए गए तो तब उनके घरों में ऐसे जैसे कोई डकैत उनके घर में जाता है और उनके घरों के सामान को उठाया गया है। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल कम्युनिटी एक बड़े टाइम से देख रही है, लेकिन चूंकि तब अमेरिका में खास तौर पर जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उस वक्त कुछ शायद कमिटमेंट्स थी, लेकिन अब जाते जाते आप देखें कि मैथ्यू मिलर का जो स्टेटमेंट आया है वो भी अब ढके छुपे अल्फाज में, जैसे रिचर्ड ने कहा कि वो भी अब यही डिमांड कर रहे हैं कि फ्री इमरान खान। तो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, मैं तो शुरू दिन से कहता हूं कि ये कोई इतनी मौसर तहरीक नहीं है कि तहरीक इंसाफ को इसको इतने बड़े लेवल पे लेके जा सके कि जिससे कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बिल जलाना शुरू कर दे या बाकी मामलात इस तरह के हों कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई इस तरह की बड़ी आवाज उठ सके। लेकिन इमरान साहब, राना साहब तो ये कहते हैं कि अगर फ्री इमरान खान की बात की जा रही है तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ये बात करेगा तो फिर हम आफिया सिद्दीकी का केस रखेंगे, क्या आप उन्हें रिहा कर दें? फिर हम इस तरफ सोचते हैं। ये देखें, ये बस छोटी मोटी बयानबाजी है। जैसे बिशारत ने कहा कि अभी तक हुकूमती किसी वजीर का ये हौसला नहीं पड़ा कि ट्विटर के रिचर्ड को जवाब दे सके या फिर उसने जो इंटरव्यू दिया है उसके जवाब में कुछ कह सकें। हमारी हुकूमत का वो मिजाज है कि जो कमजोर है सिर्फ उसी की तरफ जाके ये लपकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि जो एक इंडियन निजात अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर हैं उसको जवाब दिया है एहसन इकबाल साहब ने और शिकवे ही किए हैं। कोई ऐसा कोई जैसे धड़ल्ले से कोई ताकतवर किस्म का जवाब कि आप कौन होते हैं हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाले, या जैसे आज कुछ दानिश्वरों ने मशवरे दिए हैं कि हुकूमत अब एब्सोल्युटली नॉट कह दे तो शायद जो अवाम है वो फिर इमरान खान को छोड़कर जो है वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनके पीछे चल पड़ेगी।
अब अवाम को ये क्या समझते हैं, ये कोई चाबी वाला खिलौना समझते हैं, ये सारी हैपनिंग्स भूल गए हैं जो अवाम ने पूरा दिन खड़े होकर 8 फरवरी को वोट किसी और को दिए, शाम को आपने फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया, तो अवाम को चुनने का के हैं। आप इनको समझते क्या हैं कि अगर सिर्फ आप कह देंगे जी हम इमरान खान को नहीं रिहा करते, आप इमरान खान के हवाले से अगर ये बात करेंगे तो अवाम में तो आपकी नफरत मजीद बढ़ेगी कि आपने ऐसे केसेस में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। अब आप अल कादर ट्रस्ट केस का ही मामला देख लें कि आपने पहले कहा कि 23 दिसंबर को हमने उसका फैसला सुनाना है, लेकिन 2 दिन पहले एक सीनियर जर्नलिस्ट खबर दे देते हैं कि जी पहले चूंकि 3 केसेस जो है वो हाई कोर्ट में जाते ही उनका ऐसा बरकस निकला है कि उसको कहीं पे आप डिफेंड नहीं कर पाए, इसलिए इस बार जो फैसला है उसको इतना तगड़ा लिखा जाना, वो चाहते हैं कि ऐसा लिखा जाए कि थोड़ा बहुत वो स्टैंड कर सके हाई कोर्ट में, इसलिए उस फैसले की डेट आपने एक्सटेंड कर ली। बिल्कुल ऐसा ही। और अब 6 जनवरी को उसका फैसला सुनाया जाएगा। इमरान उमर दराज गोंदल पे आएंगे। उमर, कहिएगा, एक जानिब मुज़ाकरात की गूंज है तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक भी जारी रखने की हिदायत दी है। क्या समझते हैं आप कि बानी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात से कोई अच्छे नताइज की उम्मीद है? क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया है कि जब कल भी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि या 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनना जरूरी है और सियासी कैदियों की रिहाई ये मेन एजेंडा है पीटीआई का। क्या समझते हैं? देखिए, सिर्फ इमरान खान नहीं, अगर आप इसको एनालाइज करें जिस तरह बाकी हमारे कोलीग इसको देख रहे हैं, इन मुज़ाकरात से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म का कोई आउटकम आ सकता है जिससे कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो। मेरा कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट के पास टेबल पे क्या है तहरीक इंसाफ को देने के लिए, या गवर्नमेंट ऐसा क्या उनको ऑफर कर सकती है जिससे हम ये समझे कि ये टेम्परेचर कम हो जाएगा, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मैं आज बड़ा खुश भी हूँ और खुश इस बात से हूँ कि हमारे दोस्त सलमान अनीस साहब ने इस बात का इतराफ कर लिया है कि रिचर्ड गर्नैल भी अगर पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट करें तो वो भी पाकिस्तान में मकबूलियत पकड़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हॉट टॉपिक एक ही है। आप गलियों में जाएं, आप बाजारों में जाएं, किसी सोशल तकरीब में जाएं, एक ही सवाल है, एक ही शख्स के बारे में लोग कंसर्न है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को भी पता है, ये सिर्फ वो क्या कहते हैं कि निशिस्तन बर्खास्तन, ये वही वाली सूरत हाल है और गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी ऑफर करेगी इसका मतलब ये गवर्नमेंट को वापस जाना है। गवर्नमेंट पहले ही बड़ी कमजोर बुनियादों के ऊपर खड़ी हुई है और तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा है जहां से उनके साथ चीजें तय होनी है वो गवर्नमेंट नहीं है, जाहिर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। और गवर्नमेंट को भी पता है कि हमें सामने बिठा दिया गया है तो आइंदा चंद दिनों के अंदर ये चीजें होंगी। रही बात कि सिविल नाफरमानी की तहरीक, वो जाहिर है तहरीक इंसाफ ने टेबल के ऊपर तो रखी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका तो नहीं कहा गया कल से शुरू कर देंगे। और जो खान साहब का कल का भी उनका पैगाम यही था कि हम फिर उसको आगे लेके चलेंगे। अभी मेरा नहीं ख्याल कि फुल फ्लेज उसको शुरू किया गया है, ये शुरू करना चाहिए। अभी आपको चाहे वो मुज़ाकरात अतमाम हजत ही सही, लेकिन अतमाम हुज्जत के लिए ही आपको उसको वक्त जरूर देना चाहिए, चाहे उसका हतमी ऐलान हो जाए। क्योंकि पहले तो ये कहा जाता है ना कि तहरीक इंसाफ सिस्टम के अंदर आए, बात करे, बातचीत से, टेबल टॉक के जरिए ऐवान के अंदर मसाइल का हल हो, तो ये भी आखिरी जो चीज है वो भी दूर हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो आलमी दबाव है, अगर उस दौरान आप बैठ भी गए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा टेस्ट इसका लोगों को आया है। लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट लोकल तो दबाव में थे ही थे। लोकल से मुराद ये है कि उनको ये पता है कि ना हमें अवाम के वोटों से हम ऐवानों में पहुंचे हैं, ना हम अवाम को जवाब दे हैं। हमारी जहां अंडरस्टैंडिंग है, जहां पे हमारा सेम पेज है, उसको छोड़ के बाकी जहां तक इंटरनेशनल मामला थे वो भी कोई अच्छे नहीं है। आप पीडीएम का दौर निकाल लीजिए, आप इसके अलावा ये जो अभी हालिया टेन्योर है फरवरी से ऑनवर्ड, आप उसको देख लीजिए। आप इस गवर्नमेंट के जो स्टैट्स है उसमें देख लीजिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की इन्वेस्टमेंट पिछले साल से हमारी कम है, चाहे वो जितने भी उसमें कमी आई है। और उसकी वजह क्या है? आप देखिए, हम ये सुनेंगे कि फलां मुल्क ने इतना प्लेज कर लिया है, फलां मुल्क इतने पे तैयार हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं सॉलिड नजर आया कि जनाब कहीं पे भी आपको पैसे आए हैं। नंबर वन। दूसरा, हम सुनते हैं जी इमरान खान के दौर में तो हम फॉरेन पॉलिसी हमारी बड़ी नाकाम थी, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। भाई, हमारे ऊपर अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है तो ये मेरी और आपकी भी नाकामी है। ये पूछे नवाज शरीफ साहब के समधी से, आप देखिए कि हमारा दोस्त चीन बेचैन क्यों है। आप आज जो अफगानिस्तान में हुआ है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, लेकिन बहरहाल हमें सवाल तो करना चाहिए कि हम कहां नाकाम हुए हैं, हमारा असर और रसूख कहां नाकाम हो गया है, जहां में इंतहाई कदम के ऊपर जाना पड़ गया है। शायद ये बात बुरी लगे, शायद ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो, लेकिन बहरहाल हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि हमारे तमाम जो हमारी जो सॉफ्ट पावर्स हैं वो कहां नाकाम हो गई, अपनी हार्ड पावर को इस्तेमाल करना पड़ा। दुनिया ऐसे नहीं करती। दुनिया को कहीं ना कहीं हम मशरिक के बॉर्डर के बाद वही सूरत हाल मगरिब के बॉर्डर के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट,
ये गवर्नमेंट, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इस जो मुल्क के अंदर चीजों को चला रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कोई पॉलिसी को लेके चल रहे हैं जिसको हम कहें कि बड़ी विजनरी चीजें हैं। यूं लग रहा है जैसे पॉलिसी कोई नहीं है, बल्कि एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के तौर पे सारी चीजों को किया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा बिशारत साहब, आप कहिएगा कि इसाक डार की अगर बात की जाए तो वो ये शिकवा करते नजर आए हैं, जो ये मुज़ाकरात का भी जो दौर था सारा, इसमें भी उन्होंने पीटीआई पर शिकवा किया है कि ये सारा जो इंटरनेशनल प्रेशर है ये पीटीआई डेवलप करे, क्योंकि हमने भी देखा है कि ट्विटर पर जिस तरह से ट्वीट्स को रीट्वीट किया जा रहा है पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से और उनके रहनुमा की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए जी, इसाक डार साहब जो कहते हैं ना कि पीटीआई, मैंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी जब अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे ही नहीं थे, तो इसाक डार साहब पहले से वहाँ से मौजूद थे। जैसे ही ये लोग पहुंचे तो डार साहब तो ऐसा, वहाँ पर एक शरीक कार से मेरी गुफ्तगू हुई तो उसने मुझे बताया कि डार साहब जब तकरीर कर रहे थे वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुँह से जाग निकल रही है, और ये कह रहे थे कि ये सारा कुछ आप ही करवा रहे हैं जी, यूरोपियन यूनियन से लेकर रिचर्ड ग्रेनल तक सब कुछ आप करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें जवाब दिया वहां पर कि 26 नवंबर करें आप, वहां पर जो पूरा लोग आए हुए थे उन पर गोली चलाएं आप, और कहें कि हम करवा रहे हैं। 9 मई के हवाले से बात करें, हम जुडिशरी कमीशन के हवाले से बात करें तो उस पर आप चुप साधे बैठे और ये कहें कि हम करें। चादर चारदीवारी का तकद्दस करें पामाल आप, मुल्क में इंटरनेट बंद करें आप, और ये सारी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और बूढ़ तले उसे रोंदा जा रहा है, ये सब कुछ करें आप। हमारे लोगों को अगवा करवाया जा रहा है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों के कारोबार बंद किए जा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं। देखिए, ये इसाक डार साहब का आलमिया ये है कि वो बिल्ली आती है ना कबूतर के सामने, तो कबूतर आंखें बंद कर देता है, वो कहता है कि बिल्ली भाग गई है, बिल्ली वहीं खड़ी होती है, कबूतर की आंखें बंद होती है। तो डार साहब का आलमिया ये है कि ये डार साहब इंटरनेशनल दबाव को लेकर आंखें बंद किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े सियाने हैं जी, हम बहुत बड़े अक्लमंद हैं, और दुनिया जो है वो बेवकूफ़ है। दुनिया को कोई पता नहीं है जनाब कि यहाँ पर जो सिविलियन का ट्रायल कहाँ हो रहा है, ये सिर्फ हमें पता है। और ये इन्होंने चालाकी क्या की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो हमारे आईनी बेंच के सरबराह जनाब ऑनरेबल जज वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जो मैं समझता हूँ कि बरसीर की तारीख में उन जैसा काबिल जज आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर अमीनुद्दीन साहब मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में पैदा होते तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना उनके आगे हाथ जोड़कर उनकी शागिर्दी इख्तियार कर लेता। वो कहता कि अमीनुद्दीन साहब अब बहुत बड़े काबिल जो कानूनदान है, उनके गले में डाल दिया, अपने गले से निकाल कर उनके गले में डाल दिया जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था और हमने फैसले किए। ये हाल है हमारे हुकूमत का। इस हुकूमत का अलमिया ये है कि इस हुकूमत को वो फॉर्म 45 के जो फॉर्म 47 के जो वो कहते हैं ना वो इलास्टिक पजामे में डालकर इन्हें पहना दी गई है। अब इनसे पजामा सवाला नहीं जा रहा है और ये कमज़ोर बुनियादों पर खड़े हैं, इन्हें पता नहीं चल रहा, ये बोतल गए हैं जनाब, इन्हें कोई समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, सलमान अनीस साहब, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान का ये कहना है कि मुज़ाकरात में अगर तो संजीदगी नज़र नहीं आती तब सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वापस लेने पर सोचा जाएगा। आपके नज़दीक वो क्या अहम नुक्ता हो सकता है जिस पर इमरान खान हुकूमती संजीदगी पर मशकूक हैं? हम इन नुक्तों के ऊपर मशकूक है। खान साहब को तो ट्रस्ट विन करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि खान साहब हैज़ बीन बिट्रेड टाइम एंड अगेन। जो उनका दावा है वो कहते हैं कि भाई जनरलों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो जनरल बाजवा का और बाकी लोगों का तो नाम वो बड़े ज़ोर शोर से लेते होते थे, मीर जाफ़र मीर सादिक से उनको जो मशाबत दिया करते थे। उसके बाद इसी किस्म का जो उनका रवैया है वो जुडिशरी के बारे में रहा। वो कहते थे ये जजेस भी करप्ट हैं, ये तो फैसले ऊपर से लेते हैं, इस वजह से मैं इनकी बात भी नहीं मानता। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर उनको वैसे ही एतबार नहीं है। वो कहते हैं ये तो फॉर्म 45 पता नहीं 47 और 147 वाली गवर्नमेंट है, इनके साथ तो और ये चोर और लुटेरे हैं, तो इनके साथ तो मैं वैसे ही बात नहीं कर सकता। तो मैं तो ये हमेशा इस बात पर कायल हूँ कि जी ऊपर से कोई फरिश्ते आएंगे और वो खान साहब से बात करेंगे और उनके कान के अंदर कोई बात फूंकेंगे तो शायद वो मानने के लिए तैयार हों। अब उनकी अपनी जो उनके हवारी थे पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर पिछले 8-10 सालों में, वो खुद उनसे उन जो है वो बैक नहीं कर सकते थे, उनकी कोई गारंटी नहीं लेता था। अगर आपको याद हो तो जो परवेज़ खटक साहब थे, वो जब ये असेंबलियाँ तोड़ने के मामला थे तो वो कहते थे कि हमने खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की है, वो नहीं मानते। यही बात परवेज़ इलाही साहब ने की, यही बात शेख रशीद ने की कि यार खान अंदर हम जाते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, मान जाता है, बाहर निकलते हैं, मीडिया के लोगों को देखते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ बयान दे देता है। तो खान साहब की अपनी जो बात है और कॉल और फेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तज़ाद है। और
it becomes very difficult for anyone to negotiate with a person who does not know कि वो क्या चाहता है। वो एक चीज़ के ऊपर सेटल होते हैं, उसके बाद वो बार्स फिर हाई कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं अब ये बात नहीं, अब इस वाली चीज़ के ऊपर चलें। तो खान साहब की कंसिस्टेंसी के तो इश्यूज़ हैं, थे और रहेंगे। गवर्नमेंट कितने हद तक सीरियस है और कितने हद तक उनको इन मुज़ाकरात के अंदर दिलचस्पी है। गवर्नमेंट जस्ट वांट्स टू वेस्ट टाइम और बाय टाइम फॉर दैट मैटर। जितने मर्जी मुज़ाकरात ये चलें, जो चल रहे हैं, अभी ये जो बात कर रहे थे उमर दराज गोंदल साहब भी और राजा साहब भी हमारे जोश खिताबत के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त बातें कर जाते हैं कि गवर्नमेंट के पास है क्या देने के लिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस एंटायर थिंग। अब अगर वो ये कहते हैं कि खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं उनको आप फारिग कर दें और जो अंदर कैदी हैं, तो वो ये काम गवर्नमेंट ने नहीं करना है, ये तो अदालतों ने करना है। अगर आप ये कहते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो ये इसके ऊपर हमें रिजर्वेशन हैं, तो ये काम भी गवर्नमेंट ने नहीं करना, जाके पार्लियामेंट के अंदर ही आपको बैठ के करना पड़ेगा। लेकिन अदालतें तो रिहा करती है ना सलमान साहब, लेकिन उस पर बाहर निकल कर जो दोबारा से गिरफ्तारियां, जो दोबारा से मुकदमे बनाए जाते हैं, वो तो फिर अदालतें नहीं करती। प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखें, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी के ऊपर FIR हो और आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दें और कहें कि आज से ये कुल्ली माफ़ी, सारे बाहर निकल जाओ, नाच जाओ, थोड़े केस माफ ने। ये कोई प्रिमिटिव टाइम्स नहीं है, स्टोन एज नहीं चल रही है, कोई जंगल का कानून नहीं है, कोई किताबें 4 लिखी हुई हैं, 4 वकील खड़े करने पड़ते हैं, जरा करनी पड़ती है, फिर आपको जाके जो भी रिलीफ देनी होती है या जो भी आपको सज़ा या जजा का जो प्रोसेस है वो एक फॉलो करना पड़ता है। अब इस बहस में प्लीज मत जाइएगा कि क्या देखा, मुझे पता था ये कि मुल्क के अंदर कानून नहीं है, तो बस फिर क्या करें? सारे लोग सिग्नल तोड़ते हैं, सारे लोग जो है वो डकैतियां डालना शुरू कर देते हैं। मुल्क में तो कानून नहीं है, जाके ATM लूटना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना जी। 4 चीजें हैं मुल्क में, वो सिस्टम कितना एफिशिएंट और कितना कॉम्पिटेंट है वो एक अलग डिबेट है, बट यू विल हैव टू फॉलो ड्यू प्रोसेस रिगार्डलेस। अब ये सारी चीजें जब आप सामने रखते हैं तो जाहिर है इन सारे मुज़ाकरात के अंदर लगेगा वक्त जो है गवर्नमेंट की फेवर में, और अगेंस्ट PTI के वो तो चाहते हैं उनको इमीडिएटली रिलीफ मिले। तो ये टग ऑफ वॉर है, इसके अंदर अभी कौम का मजीद को 3-4 महीने लगेंगे। एंजॉय करें, अभी केसेस के फैसले आएंगे, अभी पता करना है, देखना है कि फैज मीर साहब का कनेक्शन था नहीं। क्या लगता है सलमान साहब, टाइम फ्रेम क्या होगा मुज़ाकरात का? 3-4 महीने सुकून करें, आगे रमज़ान आ जाएगा फरवरी के एंड के अंदर, उसके बाद कौम जो है वो रोज़ों के अंदर बिजी हो जाएगी, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो ट्रंप अंकल आएंगे, चाचू से इतनी उम्मीदें PTI वालों को, कुछ डिमांड्स उनकी तरफ रखेंगे, वो भी कंगड़ाइयाँ लेके देखेंगे दुनिया के अंदर कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, खान को छुड़ाना है या इधर को अपना पीछा छुड़ाना है, 2 की काम होएगा ना जी। अच्छा, आगे बढ़ें और बात करेंगे सिविलियंस के जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है। इमरान साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सानिया नौमई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके फौजी अदालतों से ट्रायल में आलमी कवानीन की पासदारी की गई है, इंसानी हकूक की तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई उनके मुताबिक। आप क्या समझते हैं कि आलमी कवानीन को तो आप छोड़ दें, क्या अपने आइन की पासदारी हुई है? देखें, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो कंधा इस्तेमाल किया गया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे उस आईनी बेंच को डिसाइड करना चाहिए कि आप अभी एक चीज का स्टेक तय नहीं कर रहे कि आया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की जो ट्रायल है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। आप पहले कहते हैं उन्हें कि काजी फाइज ईसा के दौर में कि आप ये ट्रायल मुकम्मल कर लें लेकिन फैसले ना सुनाएं, फिर अब इसमें आके आपने उनको कह दिया कि चलें जी आप फैसले सुना दें और उनको जेलों में मुंतकिल कर दें और अपील का राइट दे दें। तो ये हमारे जो आला अदलिया है वहां पर बैठे सीनियर जज साहबान को भी सोचना चाहिए कि जब एक आईनी मामला है, एक पब्लिक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया की आपकी इस जो पूरी प्रैक्टिस हो रही है इस पर नजर है, तो पहले आपको ये तय नहीं करना चाहिए कि आया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जितने भी बयान आ रहे हैं ये तो उसी आईनी बेंच के कंधे पर बंदूक रखकर आप जो है वो अपनी फायरिंग कर रहे हैं, लफ्जी गोलाबारी आप कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो उसमें भी ये पड़ा हुआ है। और फिर आईनी बेंच की जो हालत है कि जिस 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये आईनी बेंच वजूद में आया है उसका भी अभी स्टेक तय होना है। तो चीजों को इतना उलझा दिया गया है। सलमान अली साहब अक्सर एक बात करते हैं कि जिसने ये गेम उलझाई है आखिर उसने कुछ सोच के तो उलझाया होगा। तो वो हमें जो सोच नजर आती है वो यही है कि चीजों को इतना आप गड़बड़ कर दें कि मामलात कहीं से सीधे ही ना हो। जैसे अभी ये जंगल के कानून और मुल्क के कानून की बात कर रहे थे, तो फिर जिस पर एक बंदे पर 2 साल के कम अरसे में 1.5 साल के कम अरसे में आप 176 से ज्यादा मुकदमात बना दें, तो फिर ये जंगल का कानून नहीं है तो और क्या है? क्या इसी अरसे में किसी आप कलअदम तंजीम के सरबराह पर या कलअदम तंजीम के किसी दहशतगर्द पर आपने इतने मुकदमे बनाए हैं जितने आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के
सरबराह पर और आपने साबिक वजीर आजम पर बना दिए हैं। कौन सा ऐसा मुकदमा दिफात हैं जो इमरान खान पर नहीं लगाई गई? कत्ल से लेकर दहशतगर्दी, करप्शन, जो है वो फ्रॉड, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल, कोई ऐसी दफा पाकिस्तान में रही नहीं है। सगीन गद्दारी के मुकदमात, सीक्रेट एक्ट, कोई ऐसी चीज रही नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ कोई दफा लगाई ना गई हो। तो ये जितने भी अता तारड़ साहब हैं या तलाल चौधरी साहब हैं, इनका वो कैलिबर नहीं है कि ये जो इंटरनेशनल अब एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है इन मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ, जो अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने, बरतानिया ने जो एक रिएक्शन शो किया है, तो अब इनको खतरा पड़ गया है कि जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है, अगर वो भी डामाडोल हो गया, उस हवाले से कोई फर्दर डेवलपमेंट हो गई, तो पाकिस्तान की जो पहले ही एक लड़खड़ाती मुईशत है उसका क्या बनेगा? तो ये सारी चीजें संभाला लेने की कोशिश है, लेकिन आप देखें कि सीनियर टीम की तरफ से अभी तक, और इसके बाद भी हुकूमत ये कहती है कि हम किसी भी प्रेशर में नहीं है और हमें किसी का भी खौफ नहीं है। उमर, आपकी जानिब आएंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर लें, गवर्नमेंट ये इस वजह से कहती है कि वो किसी प्रेशर में नहीं है। इमरान साहब तारीख याद करें, ये सारे प्रेशर तमाम लीडरों के ऊपर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी हर नौयत का केस हुआ है, डकैती से लेके लोगों की टांगों के ऊपर बम बांध के ब्लैकमेल करने से लेके मुल्क की गद्दारी तक का। तो ये पाकिस्तानी सियासत में पहले नहीं है इमरान खान साहब जिनके साथ ये सारी स्टोरी हो रही है। अच्छे पॉइंट पे आए हैं। मैं आपसे ये इसी पे मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, सवाल है कि ये जो मुकदमात बनाते हैं ये कौन है? जो नवाज शरीफ पे पैनामा केस जिन्होंने बनाया और उसमें फिर पैनामा केस में जो दायमी मफरूर थे उनके बेटे, वो तो वापस नहीं आए और केस कहीं का कहीं हो गया। अभी अलकादर ट्रस्ट केस में देखें आप कि इमरान खान और उसकी बीवी पर जो आप ट्रायल चला रहे हैं, उस केस के जो शरीक मुल्जमान हैं वो सारे इश्तिहारी हैं। उनका क्या होगा कि बाद में जैसे पैनामा केस में आपने हसन और हुसैन नवाज को साइड पे करके बारो बार ही बरी कर दिया, जब आपके मामला पूरे सेटल हो गए। तो ऐसे ही होता है ना इमरान साहब, यही समझाने की कोशिश करते रहे खान साहब को कि ये वो पहले आदमी नहीं है रुए जमीन के ऊपर जिनके साथ ये काम हुआ है। इससे पहले माजी में तमाम सियासतदानों के साथ ये हुआ है और इतना सीवियर हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर को आपने उठा के तख्तेदार के ऊपर पहुंचाया है। कैसे पूछा है तख्तेदार पर? इमरान साहब एक मिनट ठहरे, इमरान साहब एक मिनट ठहरे, किसने पूछा है तख्तादार पर जी? आप जैसे जर्नलिस्ट हैं और आपकी इस मुल्क के मुद्दे ना यार ऐसे ये एक सिस्टम है, अगर आप इसको बदल नहीं सकते तो प्लीज इसके ऊपर जितनी मर्जी बहस करें। ना खान साहब पहले सियासतदान है जिनके साथ ही हुआ है एंड वो ना आखिरी सियासतदान होंगे जिनके साथ ही होगा। अगर आप निजाम की तब्दीली चाहते हैं तो फिर करें निजाम तब्दील, देखें फिर आए सड़कों के ऊपर। सड़क के ऊपर गोली खाने के लिए गरीब का बच्चा है, इमरान खान का बच्चा नहीं है, नवाज शरीफ का बच्चा नहीं है। कि जहां से अब आपको एक क्लियर आपको स्टैंस लेना चाहिए। आप माशाल्लाह से तज्जिया पेश कर रहे हैं, तो बताएं ना फिर ये आसिफ अली जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों या फिर बेनजीर मोहतरमा शहीद हों, अभी इमरान खान के खिलाफ 176 मुकदमात किसकी? ठीक है इमरान साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम इसको काटेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो सिविलियंस हैं उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले पर, तो इसी पर हम मजीद बात करेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपसे माजरत के साथ इजाज़त की, इमरान बिल्कुल मैं अभी ये बात कर रहा था ऑफ एयर राजा साहब से कि ये जो जिसकी आप बात करें ना, जिनका आप नाम लेना चाहते हैं जी, सारे जिम्मेदार हैं। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है, इस मुल्क के जजेस भी जिम्मेदार हैं, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स भी जिम्मेदार हैं, इस मुल्क के जर्नलिस्ट भी जिम्मेदार हैं, इस मुल्क की आवाम भी जिम्मेदार है जिन्होंने इतने लंबे अरसे तक ये सारा का सारा सर्कस बर्दाश्त किया और इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। तो अब इधर से आगे प्लीज चलते हैं और देखते हैं कि हम और आप इसमें क्या बेहतरी ला सकेंगे निजाम में। और वो हम क्लियरली नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे। उमर, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को जो है तहरीक इंतशार कहा है और उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार ने 2 दिन से मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सजाओं के मामले पर प्रोपेगेंडा किया है। एक जानिब मुज़ाकरात की बातें हैं, दूसरी समत इस तरह की बातें होंगी, तो आपको क्या लगता है मुज़ाकरात के क्या नताइज होंगे? नहीं, उसमें कोई अलग बात तो नहीं कर रही ना गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग नून की उसमें आप नाम लेते जाएं जनाबे नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब और बाकी जितनी लीडरशिप मुस्लिम लीग नून की है, तो वो क्या इससे मुख्तलिफ लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वो यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। और आई एम सॉरी टू से ये सिर्फ उनका नहीं है, शायद तहरीक इंसाफ के लिए जो रियासती सतह पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या वहां से जो नैरेटिव लिया जाता है, ये जो लाइन होती है, वो यही है और इसमें कोई नई बात नहीं है। और लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग भी ऐसा समझते हैं? यही बातें हमने देखी कि 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत सारी फुटेजेस दिखाई गई, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फिर सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई, लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं समझते।
पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा नहीं समझा। और मैं समझता हूं कि रियासत का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होते हैं वो लोग होते हैं। रियासत दीवारों का नाम नहीं है, रियासत समंदरों का नाम नहीं है, रियासत सहरा का नाम नहीं है, रियासत लोग होते हैं, लोगों की सोच होती है, लोगों का जो भी नजरिया है उससे हम इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो वही होता है। अब इससे मुज़ाकरात के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आती रहेंगी। क्या तहरीक इंसाफ ने कोई वर्जन बदल लिया है मुस्लिम लीग नून के मुतालिक, जिस तरह फॉर्म 45, 47 की बात हो रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदला। क्या मुस्लिम लीग नून ने कोई बयान बदल लिया? बिल्कुल भी नहीं बदला। तो फिर है क्या? असल में इस सारी सूरत हाल के दौरान जो मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून को या इस हुकूमत को फेस सेविंग चाहिए। और मेरा ये एक जाती ख्याल है, वो इसलिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इन सबको पता है कि आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या है। तो उस मंजरनामे से पहले जिस तरह वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला नहीं होता, तो उसी तरह से अब ये अब्दुल्ला साहब जो है वो रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये तो हमने बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इजहार किया, ये किया। यानी आप मुझे बताइए ना कि अगर आज आसिफ जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने कहीं खड़े होकर ये कहना हो कि देखिए जी हमारी तो हुकूमत के अंदर कोई सियासी कैदी नहीं था या नहीं होता, तो क्या पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आप ये कायल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो फिर नाम लेते जाएंगे, वो नाम शुरू करेंगे इमरान खान से, वो नाम लेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद का, वो उमर सरफराज चीमा का, बहुत सारे नाम जो कारकुनों के लिए जा सकते हैं। ये कौन लोग हैं? ये सभी सियासी कैदी हैं। तो इसलिए इनको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर प्रेशर आ रहा है। जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं, आप ये कहें कि हमें को फर्क नहीं पड़ता, हम इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट्स हैं, क्या जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। पाकिस्तान जब उसके ऊपर बोलता है फर्क पड़ता है। इंडिया में कुछ हो रहा हो फर्क पड़ता है सॉरी, या दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो हम उस पर बोलते हैं, ये हमारा हक है और हमें बोलना चाहिए। इसी तरह से अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा हो तो दुनिया लाताल्लुक हो जाए, क्या दुनिया से कोई फर्क नहीं हो नहीं पड़ता? सकता तो मेरे ऐसे। ख्याल अच्छा, से ये बशारत साहब, पसंद ही नहीं। आपकी जानिब आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह हमेशा से खबरों में रहते हैं और अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी जज के ओहदे से माजरत भी की है और दस्तखत करने से इनकार भी किया है। क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में हुकूमत की मुदाखलत वजह हो सकती है या फिर मामला कुछ और है? चल रहा क्या है? नहीं, असल में बात यह है जी कि ये साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दौर से ये चला आ रहा था सिलसिला। वहाँ टेन्योर बेसिस पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते थे और जस्टिस मंसूर शाह उस वक्त भी काम करते थे। लेकिन अजाबाद जब आखिरी दौर में आकर जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो उसके बाद उन्होंने माजरत की थी। और अभी ये 1-1.5 माह पहले की बात है कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने उन्हें कहा एडमिनिस्ट्रेटिव जज की हैसियत से, तो उन्होंने कहा कि मैं इस अहदे को कबूल नहीं करूँगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो 26वीं तरमीम लोगों को अगवा करके लाई गई ना, मगवी तरमीम, ये अगवाशुदा तरमीम है, ये इसलिए लाई गई। और आईनी बेंच अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखें कि एक और मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट कायम है ना जी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस यही अफरीदी जो है, माजरत के साथ मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चीफ ऑफ क्लर्किस्तान है। अब उनके पास अख्तियार ही कोई नहीं है ना जी, वो क्या करे? इसीलिए जस्टिस मंसूर शाह कह रहे हैं कि जब तक रूल्स नहीं बनेंगे उस वक्त तक मैं ये ओहदा नहीं रखूंगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पर? ये सिर्फ जस्ट मैं दस्तखत फाइलों पर दस्तखत करूंगा। ये काम फाइलों पर दस्तखत करने का काम तो जस्टिस अमीरुद्दीन खान बखूबी कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अख्तियार के बगैर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और ना ये ओहदा लूंगा। ये जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी उसके बाद अभी देखिए सिचुएशन क्या है जी। ये अभी 4 दिसंबर को ये अभी इजलास हुआ, जो 21 दिसंबर को जब इसकी 4 जनवरी को इसकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी आईनी बेंच की, तो 21 दिसंबर को इजलास होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर 3 जो जजेस हैं, 4 अब 5वें नंबर पर हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल, लेकिन वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। अब उन तमाम सीनियर 3 जजेस में से किसी ने इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने जस्टिस अमीरुद्दीन को इस काबिल नहीं समझा कि वो जनाब आईनी बेंच के सरबराह बने। इन तमाम 5 जजेस में से सिर्फ एक शख्स ने ये समझा कि जस्टिस अमीरुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे, और वो शख्स था जस्टिस अमीरुद्दीन खान खुद धनुवाद खड़े कर अपने आप को वोट दिया जी, हुकूमत के पलड़े में उन्होंने वोट डाल दिया। एक अदारा जिसके अंदर वो काम करते हैं, उस अदारे के जो सीनियर 3 जजेस हैं उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। अब आईनी बेंच के पास अख्तियार है, और जो दूसरी अदालत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके सरबराह चीफ जस्टिस या अफरीदी है, वो तो उनके पास आज तक, मैं आपको बताऊं कि मैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूं, मैं आज तक चीफ जस्टिस या अफरीदी के कोर्ट रूम नंबर 1 में नहीं गया। जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है मैं उनके कोर्ट रूम में नहीं गया।
उनके पास केस क्या लगते हैं जी? 2 मरले का केस, 3 मरले का केस। आजकल तो खैर से वो पंजाब के और पता नहीं सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई होती है रजिस्ट्रार की जानिब से कि दूर दराज इलाकों में इंसाफ की फरहमी और पता नहीं फलां की उन्होंने जनाब वकला से खिताब किया और तेज तार दौरे किए तेज यकीनी बनाने के लिए। बस इस तरह की कभी वो चीफ जस्टिस जया अफरीदी कभी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग्स का दौरा कर रहे होते हैं, कभी दूसरे दफातर में जा रहे होते हैं, कभी जजेस से जाकर पूछते हैं आप बैठे हुए ठीक है, अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं ठीक है काम कर रहे। बस मैं यही देखने के लिए आया था। बस ये है सुप्रीम कोर्ट की हालत। तो वहां पर जस्टिस मंसूर शाह इनकार न करते तो क्या करते वहां पर, इसलिए उन्होंने इनकार किया। ये जो 26वीं आईनी तरमीम मेंबरान असेंबली को अगवा करके, ये अब देखें खराबी कहां से पैदा हुई। खराबी पैदा हुई जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब साबिक चीफ जस्टिस जाते जाते, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में स्याह-तरीन एक दब्बे के तौर पर वो याद रखे जाएंगे। उन्होंने जाते जाते ये किया, वो 62F1 वाला केस लगाया और पार्लियामेंट को अख्तियार दिया आप भेड़ बकरियां लगाए जी, मंडी लगा ले। और फिर उसके बाद ये 26वीं आईनी तरमीम लोगों को अगवा करके वहां रात के अंधेरे में मंजूर करवाई गई। उसके बाद जो आईनी बेंच है वो उसी मगवी तरमीम की तरह है, जिस तरह लोगों को अगवा करके लाया गया उसी तरह ये भी है। सलमान साहब, दूसरी जानिब दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हल निकालने के लिए नया ऑर्डिनेंस भी लाने पर गौर किया जा रहा है। क्या समझते हैं, क्या नताइज देख रहे हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो मदारिस बिल के हवाले से काफ़ी संजीदा थे। अब क्या हुकूमत कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हो पाएगी? हो गई हुई है। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सक्सीडेड इन कमिंग अप विद वे जिस पे सारे मुत्तफिक हैं। और उन्होंने ये कहा है कि वो मदारिस जो रजिस्टर करवाना चाहते हैं नए उसके कवानीन के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जाना चाहते हैं, दे आर फ्री टू गो एंड रजिस्टर देयर। और वो तमाम मदारिस जो रजिस्टर करना चाहते हैं सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, जिसके ऊपर मौलाना का बहुत ज़्यादा जोर था, वो वहाँ पे जाकर रजिस्टर करा लें। मकसद है रजिस्ट्रेशन कराना मदारिस की और इन सारे लोगों को एक फ्रेमवर्क के अंदर लेके आना ताकि आपके ये जो फैटिफ के और इंटरनेशनल कवानीन की जो दूसरे मामलात हैं उनको देखा जा सके। उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो गया है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें 2019-20 के अंदर भी जब ये कवानीन आए थे तो उस वक्त भी तमाम जो आपके मदारिस के लोग हैं उन सबको बिठा के मौलाना समेत ये कंसेंसस डेवलप किया गया था। और ये जब तक ये कंसेंसस डेवलप नहीं होता इस मामले को हम आगे लेके नहीं चल सकते। सो थैंक्स गॉड कि इवेंचुअली मौलाना हमेशा की तरह मान गए हैं। मौलाना तो आपको पता है मुलायम आदमी है, गरम आदमी है, हर मामले पे मान जाते हैं। कायम है ज़माने में रिश्वतों के सिलसिले, तुम भी कुछ ले देकर मुझसे मोहब्बत कर लो। तो मौलाना तो आपको पता है मोहब्बत के पुराने कायल आदमी है, एकदम से मान जाते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। अच्छा इमरान साहब, 26वीं आईनी तरमीम की बात की जाए तो इसमें हुकूमत खुद ही अगलगुना ले आई है और नया ऑर्डिनेंस भी लाने वाली है। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई चेंजिंग आने वाली है? जहां पे हुकूमत को लगेगा कि किसी कानून साजी के जरिए या फिर किसी भी इकदाम के जरिए हम अपने इक़्तिदार को तूल दे सकते हैं तो ये हर वो काम करेंगे। सिर्फ इमरान खान के डर की वजह से ये इतनी गलतियां कर बैठे हैं कि अब इनको पता भी नहीं है कि ये कितनी गलतियां कर बैठे हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से लेके 26वीं आईनी तरमीम तक इतने सारे ब्लंडर हो चुके हैं हुकूमत से कि जो भी अगर आगे कोई किसी भी टाइम में चीजें सेटल होती हैं और ये सारा कुछ आइन का जो इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया है इसको सेट करने में फिर इतना टाइम लगेगा जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद एक ऐसी फिर बड़ी तादाद में तरमीम लाई गई कि आइन को अपनी असली हालत में बहाल करने के लिए। अब ये हुकूमत भी वही काम कर रही है कि जहां पे इनको लगता है कि यहां से हम अगर कोई चीज आइन में शामिल करके कानून बना के अपनी सियासी मुखालफीन को दबाव में ला सकते हैं या उनकी आवाज बंद कर सकते हैं, तो ये हर वो काम करने के लिए तैयार हैं और इनसे कोई बईद नहीं है। उमर, आपकी जानिब आएंगे और बात करेंगे कि मुल्की गैस की जो पैदावार में कमी है, मुल्की मैशत को 4 माह में तकरीबन 53 अरब और 37 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत तो रोजाना ये दावा करती है, ये कहती है कि मैशत बेहतर हो रही है। वो कौन सी मैशत है जो हमें नजर न आ रही है लेकिन हुकूमत को नजर आ रही है कि वो बेहतरी की जानिब जा रही है? स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद के ऊपर रोजाना वो कहते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पता चलता है कभी कभार तो जब वो गवर्नमेंट के या टीवी के ऊपर जब चीजें सुनते हैं तो मेरे लिए सिर्फ इतना कंसर्न होता है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज का जमीनी राब्ता मुनक़ता रहे ना कहीं हो जाए और वो राब्ता बहाल रहे, वो इतनी ऊपर जारी होती है तो वो कम से कम हमारे लिए कंसर्न की खबर ये होती है। देखिए अब जो मईशत की जहां तक बात है, गवर्नमेंट के पास कोई एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है
आप इस मैशत के हवाले से इतना देख लीजिए कि आप पीपल्स पार्टी कह रही है कि गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर कर रही है और हम इस गवर्नमेंट के साथ हैं, हम एक गवर्नमेंट है, बाकी एलाइज मान रहे हैं। हर कोई गवर्नमेंट के अंदर रहना चाहता है लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मैं हमेशा कहता हूं कि छोड़ देते हैं कि फलां सर्वे क्या कह रहा था, फलां वो क्या बता रहे थे थिंक टैंक वाले। आप निकले यहां से, आप रैंडम 100 लोगों को मिले, एज ब्रैकेट को देख लें, जेंडर को देख लें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के इस वक्त जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो पहले से बेहतर हुए हैं या वो पहले से भी नीचे चले गए हैं? क्या वो अपना माहाना खर्चा मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या उनको कर्ज लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? ये बड़े छोटे से पैमाने। और मैं हमेशा कहता हूँ जो घर की खवातीन खासकर होती है, हमारी माएं बहनें, उनसे बेहतर मैशत को कोई समझ ही नहीं सकता। वो हमसे बेहतर समझती हैं कि क्या चीज महंगी हुई, क्या सस्ती हुई। आप उनसे पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, टीवी गवर्नमेंट उनके मुताबिक तो सब अच्छा है, उनके मुताबिक तो इस वक्त दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, लेकिन बदकिस्मती है आपकी, मेरी या हमारे साथियों की कि हमें वो नजर नहीं आ रही, हमें उसमें से कोई डोल भरने का मौका नहीं मिल पा रहा। ये हमारी नालायकी और कोताही है, ये उनका नहीं है। देखिए मैशत कैसे ठीक होती है, बड़ा एक सादा सा उसूल होता है। उसकी मिसाल बांग्लादेश है, उसकी मिसाल इंडिया है। हमेशा मैशत का ताल्लुक स्टेबिलिटी के साथ होता है और स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट आएगी जब आपको पता ही ना हो कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना है, प्राइम मिनिस्टर आएगा तो ये एक लीगल तरीके से जाएगा। तो हमारे पास ये सारी जो चीजें हैं, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जिसको मर्जी ले आए, जिसको मर्जी उतारे, जो मर्जी तजर्बात करें। और अब तो हुकूमत ऑपोजिशन सभी इस चीज पर आमादा है कि जब तक सियासी स्तर नहीं आएगा, मौशी से काम नहीं आएगा। अपने गोंदल साहब, आपने इंडिया का नाम लिया तो मैं डर रहा था यार, मैं लड़ रहा था। इंडिया का नाम लेना तो कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उसका नाम ना लें। यहाँ पर बात चली थी मिलिट्री अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की। मैं एक मिनट ईमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर 1911 का आर्मी एक्ट लागू है। हिंदुस्तान के अंदर आज तक किसी एक सिविलियन की मिलिट्री अदालतों में ट्रायल नहीं हुआ आज तक। पाकिस्तान ने 67 में ये एक्ट बना लिया जी कि जो सिविलियन होगा उसका मिलिट्री अदालतों में ट्रायल होगा। बशार साहब, दुनिया में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह के निगहबान।